हेलो दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने वर्ण के क्लास को आगे बढ़ाते हुए वर्ण के प्रकार का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने वर्ण की कक्षा नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वर्ण के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के जो प्रकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वर वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है वो व्यंजन वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर वर्ण से हम क्या समझते हैं? तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो अपने आप बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, अर्थात वो स्वयं क्या हो जाता है, उच्चारित होने वाला वर्ण होता है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, कि एक मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है। तो एक छोटा बच्चा जो होता है वो चलने के लिए अपने माता पिता पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, अर्थात उनको किसकी आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत उनके जो माता पिता होते हैं उनको चलने के लिए सहारा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा स्वर जो होता है उसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जो बिना रुकावट के बोला जाता है। उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया आदि और भी स्वर हमें देखने को मिलते हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में अब बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की अर्थात स्वरों की आवश्यकता होती है, तो सहारे की आवश्यकता होती है। बगैर स्वर वर्ण के हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? अकेले होते हैं या स्पष्ट नहीं बोले जा सकते, या इनको स्पष्ट नहीं बोला जा सकता। जैसे कि का हो गया, चा हो गया, टा हो गया। अर्थात का को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब हम का को बोलना चाहते हैं तो उसके साथ हमें आ को जोड़ना पड़ता है, ताकि ये आ जो है वो क्या करता है, का को उच्चारण प्रदान करता है। अर्थात जब आ जो है वो का को उच्चारण प्रदान करता है, स्वर जो है व्यंजन को उच्चारण प्रदान करता है, तब उसका हम क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं, अर्थात हम का बोल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर का प्रकार। अगर मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर का प्रकार देखा जाए तो हमें तीन तरीके से देखने को मिलता है। पहला जो है वो ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा है तो दीर्घ स्वर हो गया, तीसरा जो है पुल्लिंग स्वर। परंतु याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो इसकी संख्या आपको कितनी लेनी है? 2 लेनी है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि क्योंकि जो विलुप्त जो स्वर है इसका प्रचलन आधुनिक हिंदी में लगभग नहीं के बराबर प्रयोग में लाया जाता है, या ये अभी लगभग हम कह सकते हैं ये विलुप्त हो चुका है। अतः जो वास्तविक तौर पर अभी आधुनिक हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो स्वर हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं, और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो छोटा होता है। तो ह्रस्व या लघु स्वर का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है सामान्य अर्थ, अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे या कम समय में वो जो उच्चारित हो उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। या एक मात्रा का समय लगे उसी को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ये क्या है? ये चारों के चारों आपके ह्रस्व स्वर हैं। उदाहरण से समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे कि एक घंटी की जो आवाज है दोस्तों, अगर वो थोड़े समय के लिए बजती है या सुनाई देती है तो वो उसको हम क्या मान सकते हैं? उनको हम ह्रस्व स्वर मान सकते हैं। उनको हम क्या मान सकते हैं? ह्रस्व स्वर के तौर पर ले सकते हैं। दोस्तों हमारे सामने अब एक प्रश्न आता है, जब हम ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं तो आ क्या एक स्वर है?
अब ऐसा क्यों कि आ एक स्वर है या नहीं, इसके ऊपर एक प्रश्न आता है। कारण क्या है कि हमने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों कि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु आ को हम अभी किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, अर्थात स्वर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम इसको इनको स्वर माना गया है, जबकि इनकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आ जो होता है, अगर हम बात करें तो लेखन में कोई मात्रा नहीं होती और ना ही चिन्ह होता है। आ जो स्वर होता है उसका ना तो लेखन में कोई मात्रा होता है और ना ही चिन्ह होता है, परंतु चूंकि इनकी स्वतंत्र ध्वनि होती है और ये व्यंजन को उच्चारण प्रदान करता है, इस कारण इसको हम क्या मानते हैं? आ को स्वर मानते हैं। इस कारण इसको हम क्या मानते हैं? आ को स्वर मानते हैं। अर्थात आ के बिना क्या नहीं हो सकता? व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका स्पष्ट उच्चारण संभव नहीं है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर के बारे में कि दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर जो ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय जिनको लगता है या दो मात्रा का समय है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मात्रा और उच्चारण का संबंध समय से है, अर्थात उच्चारण और मात्रा को समय से यहाँ पर दर्शाया गया है। ये समय के लिए उनका उपयोग किया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक घंटी की जो आवाज होती है, जिसको मैंने ह्रस्व स्वर में उदाहरण के तौर पर लिया था, यदि अब वो अधिक समय के लिए सुनाई दे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर होगा। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा दीर्घ स्वर होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला स्वर है दोस्तों वो क्या है? पुलुत स्वर है। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर किसे कहते हैं? अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें पुलुत स्वर का, तो पुलुत स्वर का अर्थ होता है पुकारना या किसी को बुलाना, अर्थात किसी को संबोधित करना। तो ऐसे स्वर जो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात या किसी लंबे समय तक खींचकर बोलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, या जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? तो ये उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि राम को जब हम खींचकर बोलना चाहते हैं या देर तक बोलना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो एस जैसी आकृति है दोस्तों, वो वास्तविक में आ की ही आकृति है। क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो संस्कृत में अधिक देखने को मिलता है प्लुत स्वर का, और आधुनिक हिंदी में इनका प्रयोग कम हो गया, इसलिए इनका हिंदी में स्वर के तौर पर इनकी जो मान्यता है लगभग उनको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग अब हमें बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है, इसलिए आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए, स्वरों की जो संख्या पूछी जाए, तो उसको आपको लेना है तो लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो दूर खड़े जो व्यक्ति है उसको पुकारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं। जब हम किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मूल स्वर होता है, दूसरा होता है संधि स्वर होता है। अब संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला का संयुक्त स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर, जिसको मूल दीर्घ भी हम कहते हैं। अब ये मूल स्वर क्या होता है? या मूल स्वर को मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे ही अन्य स्वर बनते हैं, अर्थात ये वे स्वर होते हैं जिनसे अन्य स्वरों का क्या होता है? निर्माण होता है, इसीलिए हम इनको मूल स्वर कहते हैं। तो अगर हम इनको एक लाइन में कहना चाहें तो क्या होता है कि ऐसे स्वर जो कि अन्य स्वरों का आधार है, जो अन्य स्वरों का क्या है? आधार है, इसीलिए उनको ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अर्थात इन स्वरों से ही अन्य स्वरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इनकी संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। अगर इनको हम उदाहरण से समझना चाहें तो
जैसे कि पेड़ का जो जड़ जो होता है वो पेड़ का क्या होता है, मूल आधार होता है। अर्थात हम जानते हैं कि पेड़ जो है वो किस पे टिका होता है, जड़ पे टिका होता है। अगर जड़ ही खत्म हो जाएगा तो पेड़ का ही अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो अन्य जो स्वर है या व्यंजन है वो उच्चारण करने के लिए या उच्चारण हेतु या उनका निर्माण होने के लिए इन्हीं मूल स्वरों पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संधि स्वर के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों संधि स्वर किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि स्वर का, संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। अर्थात ऐसे स्वर जो क्या होते हैं, दो वर्णों या स्वरों, जिसको हम कह सकते हैं स्वरों के मेल से क्या होता है, एक नया स्वर बनता है और उसी नए स्वर को हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक उदाहरण है, दो रंगों के मिलने से क्या बनता है, एक नया रंग बनता है। जैसे कि नीला और पीले रंग के मिलने से हरा रंग बनता है, लाल और नीला रंग के मिलने से बैंगनी रंग बनता है। उसी प्रकार क्या होता है कि जब दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक नया स्वर या नया वर्ण मिलता है, उसी को एक नया वर्ण प्राप्त होता है, उसी को हम संधि स्वर कहते हैं। जैसे कि आ और ई मिलने से क्या बनता है, हमें ए मिलता है। आ और उ के मिलने से हमें ओ मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम संधि स्वर कहते हैं। अब इनको हम अपने नोट्स के माध्यम से इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो वर्ण के प्रकार में क्या होता है कि वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हमने देखा कौन से, स्वर वर्ण होता है, एक होता है व्यंजन वर्ण होता है दोस्तों। स्वर वर्ण क्या होता है कि जिनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से और बिना रुकावट के हमें देखने को मिलता है। उच्चारण हेतु दूसरे वर्ण की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में अगर स्वर वर्णों की संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 क्यों होती है, इसको मैंने अपने पिछले कक्षा में आपको बताया हुआ है। क्योंकि हिंदी निदेशालय भारत सरकार के अनुसार जब हिंदी का हम मानकीकरण करते हैं तो हमें 11 उनकी संख्या प्राप्त होती है, जिसमें अयोगवाह को शामिल नहीं किया गया है। अगर हम इनके प्रकार के बारे में देखें दोस्तों तो कितने प्रकार के होते हैं ये, तो इनके जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्वर का जो प्रकार होता है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जीभ की स्थिति के आधार पर, और चौथा जो होता है होंठ की स्थिति के आधार पर हमें देखने को मिलता है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखें तो हम इनको फिर से 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। जीभ के स्थिति के आधार पर देखा जाए तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। और होंठ की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने अभी पढ़ा, इनके 3 प्रकार होते हैं। मूलतः ये माफ कीजिएगा, मूलतः ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, और दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। हालांकि इनका आधुनिक हिंदी में प्रयोग अब क्या हो गया, कम हो गया या सीमित हो गया है। इसका प्रयोग हमें आधुनिक हिंदी में देखने को नहीं मिलता। मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखें तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर क्या होता है कि उच्चारण में इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। और इनकी अगर संख्या आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कि इनकी जो संख्याएं होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। और इसके बाद हमने देखा कि आ को हमने स्वर क्यों कहते हैं या आ को स्वर में शामिल करने का कारण हमने देखा था दोस्तों कि लेखन में इनका अलग चिन्ह नहीं होता, अलग से कोई चिन्ह नहीं होता लेखन में, लेकिन स्वतंत्र ध्वनि होने के कारण ये व्यंजन को क्या करता है, उच्चारण प्रदान करता है। इसीलिए इनको किसमें शामिल किया गया है, आपको स्वर में शामिल किया गया है। बिना आ की ध्वनि के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे या उनका उच्चारण क्या होता है, संभव होता है, संभव नहीं है। जैसे कि का में आ की ध्वनि अगर हम मिलाते हैं, अर्थात का को जब आ के साथ करते हैं तो हमें का प्राप्त होता है। गा को आ की ध्वनि के साथ जब जोड़कर लिखते हैं तो हमें गा प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस बनाए हैं ताकि आप इन स्वर को आसानी से समझ सके, उनके बारे में सोच सके, कल्पना कर सके, विजुअलाइजेशन कर सके वहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस बनाए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो देखिए उच्चारण कैसे होता है।
तो उच्चारण हमारे, वैसे तो इनका प्रक्रिया जो है वो काफी लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे फेफड़े से होते हुए वायु हमारे कंठ तक पहुंचता है, और कंठ के बाद आवाज जो है वो हवा के माध्यम से हमारे मुख तक जाता है, और मुख के माध्यम से वो जब वो मुख से निकलता है तब वो ध्वनि में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो ध्वनि में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और हमें एक स्वर या एक शब्द सुनाई पड़ता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम का उच्चारण करते हैं तो कंठ से जो आवाज है वो हवा के माध्यम से जाता है, और वो जैसे ही हमारे मुख से बाहर निकलता है दोस्तों तो आ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि इन सभी प्रक्रिया में हमारे मुख की जो स्थिति होती है वो सामान्य होती है, ये याद रखना है। इसी प्रकार क्या होता है, दूसरा जो इमेज मैंने यहाँ पे बनाया है, जब हम ई बोलते हैं तो जो हमारे जीभ का जो हिस्सा है, जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जीभ का जो, ये किसके पास जाता है, तो ये तालु के पास जाता है, तालु को छूने का प्रयास करता है या तालु के पास ये पहुंचता है। और ये सभी प्रक्रिया सेम इसके जैसे होती, आ के जैसे ही होती है कि नीचे से कंठ से आवाज जो है हवा के माध्यम से हमारे मुख तक पहुंचता है। और जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो जीभ जो है, जो जीभ का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है वो तालु के पास जाने का प्रयास करती है, तालु को छूने की कोशिश करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऊ जब बोलते हैं तो क्या होता है। तो ऊ जब बोलते हैं तो हमारे कंठ से फिर से हवा जो होता है वो जाता है, वायु के माध्यम से हमारे मुख तक जाता है। लेकिन जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारे जो मुख का जो आकार है वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। हालांकि पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है यहाँ से। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जीभ का जो पिछला जो हिस्सा होता है, जो हमारे जीभ का जो पिछला वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, वो मूर्धा की ओर जाने लगता है या मूर्धा को छूने का प्रयास करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं री के बारे में दोस्तों। जब हम अब आते हैं हमारे अगले जो स्वर वर्ण है री। री के बारे में अगर हम बात करें तो ये विशेष स्थिति होती है इनकी। ये क्या होता है कि जब हवा हमारे गले से होते हुए वापस यहाँ पर मुख की तरफ आती है तो हमारा जो जीभ का जो हिस्सा है, जो ये वाला जो जीभ का हिस्सा है वो क्या हो जाता है, इसका जो नुकीला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो नोक वाला जो हिस्सा है वो किसको टच करता है, वो मूर्धा को टच करता है। जो हमारा जो मूर्धा है, ये वाला जो हिस्सा है, मूर्धे वाला ये जो हिस्से हैं उनको क्या करता है, वो टच करने की कोशिश करता है। तो जीभ वाला जो हवा जो है इस प्रकार से हमारे गले से होते हुए हवा के माध्यम से हमारे मुंह तक पहुंचता है। और जब हम री बोलना चाहते हैं तो हमारा जो जीभ का जो ऊपर जो नुकीला वाला जो हिस्सा है वो किसको टच करता है, मूर्धा को टच करता है, यहाँ पे स्पर्श करता है। तो जीभ की जो नोक होती है वो ऊपर की ओर क्या होती है, जाती है इस तरीके से, और किसको टच करती है, मूर्धा को टच करती है। मूर्धा को टच करने के कारण जो री का जो स्वर है, जब वो हवा बाहर निकलता है मुंह से तो हमें सुनाई देता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दीर्घ या गुरु स्वर के बारे में कि दीर्घ या गुरु स्वर क्या होता है, जिसको हमने अभी पढ़ा है उसको हम नोट्स के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं कि दीर्घ या गुरु स्वर क्या होता है कि उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा क्या होता है, दोगुना समय लगता है। उच्चारण में क्या होता है, ह्रस्व की तुलना में दोगुना या दो मात्राओं का क्या लगता है, समय लगता है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी है, तो आपको याद रखना है 7 होता है। कौन कौन से, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो पुलुत स्वर है। पुलुत स्वर जिसमें क्या होता है, ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है या 3 मात्राओं का जो समय लगता है, 3 मात्राओं का क्या लगता है, समय लगता है या 3 गुना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। इनका जो ज्यादातर प्रयोग देखने को मिलता है वो नाटक में, संवादों में या किसी को पुकारने में हम करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पुकारना चाहे दोस्तों तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पुलुत स्वर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था दोस्तों कि स्वर के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मूल स्वर होता है और दूसरा होता है संधि स्वर हमें देखने को मिलता है। तो मूल स्वर क्या होता है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो दूसरे स्वर से नहीं होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है क्या होती है? दूसरे स्वर से नहीं होती है, उसी को हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। और इनका परस्पर मेल नहीं होता दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा कि इनका क्या होता है? परस्पर मेल कभी भी नहीं होता, इसीलिए क्या है? मूल स्वर है। मैंने एक पिक्चर इस स्वर को समझने के लिए यहाँ पर बनाया है दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप इस पिक्चर को देखकर क्या कर सकते हैं? स्वर को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको उनके उच्चारण स्थान का आसानी से ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम अनुस्वार बोलते हैं तो हम नाक का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा एरिया हो गया दोस्तों? उसका नाक वाला एरिया हो गया, नासिका। जब हम वाह बोलना चाहते हैं दोस्तों तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दांत और होठ का। तो दांत और होठ का जब प्रयोग करते हैं तब हम क्या बोल पाते हैं? वाह बोल पाते हैं। उसी प्रकार जब हम सा बोलना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दांत का प्रयोग करते हैं। जब हम ओ और औ बोलना चाहते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं? होठ और कंठ का प्रयोग करते हैं। ये हमारा होंठ वाला एरिया हो गया और ये जो है हमारा कंठ वाला एरिया हो गया। उसी प्रकार जब हम री और सा जब बोलना चाहते हैं दोस्तों तो हम मूर्धा का प्रयोग करते हैं। और ये मूर्धा कौन सा वाला एरिया है? ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्रों में दोस्तों, पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? मूर्धा वाला जो एरिया है, जहाँ पर हम किसका उच्चारण करते हैं? री और शा का उच्चारण करते हैं। अगर हम उसके आगे जाते हैं तो हमें तालु मिलता है दोस्तों, और तालु से कौन कौन से स्वर का उच्चारण होता है? तो ई हो गया, ई हो गया, या हो गया और शा हो गया। तो इनका हम उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन कंठ और तालु से अगर आपसे पूछा जाए कि कंठ और तालु से कौन से स्वर का उच्चारण होता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, ए और ऐ का होता है। क्यों? क्योंकि जो होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है और ई जो होता है उसका उच्चारण तालु से होता है। उसी प्रकार आ जो होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, ए जो होता है उसका उच्चारण तालु से होता है। इसीलिए इसका हम क्या कह सकते हैं? कंठ तालव्य वर्ण या स्वर भी बोल सकते हैं। अगर हम कंठ के बारे में देखें दोस्तों तो कंठ से क्या क्या उच्चारित होती है? आ और हा। आ और हा, ये 3 जो वर्ण हैं ये कंठ से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चित्र को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संधि स्वर के बारे में। तो संधि स्वर क्या होता है? जो दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं, ऐसे स्वर जो दूसरे स्वरों के मेल से हमें देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। जिसका परस्पर मेल होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है दोस्तों, या दूसरा गुण क्या है? जिसका परस्पर क्या होता है? मेल होता है। इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इसके प्रकार के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है आपका संयुक्त स्वर होता है दोस्तों, और दूसरा जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। तो संयुक्त स्वर क्या होता है कि जो दूसरे स्वरों के मेल से होती है, जो हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी है कि दूसरे स्वरों के मेल से होती है। दूसरे स्वरों के क्या होते हैं? मेल से हमें मिलने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, या स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी अगर संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? इनको देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो ये ए होते हैं जो आ और ई के सहयोग से बनता है, आ और ई के योग से बनता है। ए होते हैं जो आ और ए के सहयोग से बनता है। ओ होता है आ और ऊ के योग से बनता है। औ होते हैं जो आ और ओ के सहयोग से बनता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों दीर्घ स्वर के बारे में, तो जिनकी जो उत्पत्ति है वो उसी वर्ण से हुई है, अर्थात 2 समान प्रकार के वर्णों के मेल से हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। देखिए आ और आ जब मिलता है तो आ बनाता है, ई और ई जब मिलते हैं तो ई बनाते हैं, ऊ और ऊ जब मिलते हैं तो ऊ बनाते हैं। अर्थात इन समान प्रकार के जो स्वर वर्ण हैं उनके मेल से क्या बना है? हमारा संधि स्वर का निर्माण हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ
डायग्राम बना रखा है दोस्तों, पिक्चर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर जो आ जो है, अगर आ का जो मेल ए से होता है तो ऐ होता है। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम आ बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है वो हमारे कंठ की ओर जाने लगता है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाने लगता है जो जीभ होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम ऐ बोलना चाहते हैं तो हमारा जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करता है, निचले वाले जो दांत है उनको स्पर्श करता है, और वहां पर हमें क्या महसूस होता है, इस जगह पर हमें खिंचाव महसूस होता है। यहाँ पर क्या महसूस होता है, तो खिंचाव यहाँ पर हमें महसूस होता है निचले वाले हिस्से पर। और ऐ की ध्वनि क्या होती है, इसके बाद हमें सुनाई देती है। अर्थात जब हम ऐ बोलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले आ की तरह हमारा जो मुख है वो खुलता है। उसके बाद जब हम बोलते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। आप वीडियो पॉज करके इसको बोल के भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि बैल अगर बोलते हैं तो हम इस ध्वनि का अनुसरण करते हैं। ऐनक भी बोलते हैं तो भी इस ध्वनि का हम अनुसरण करते हैं, और मैत्री भी बोलते हैं तो भी इस ध्वनि का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, यदि हम आ बोलते हैं तो हमारे मुख की जो स्थिति होती है वो सामान्य होती है, अर्थात हमारा मुख में किसी भी तरीके की विशेष प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलता, एक सामान्य स्थिति में रहती है हमारी जो जीभ होती है। लेकिन उसके बाद जब हम ओ बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख का जो आकार, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि हमारे मुख का आकार क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। हमारे मुख का आकार जो होता है वो गोलाकार हो जाता है, और हमारा जीभ जो होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा चित्र में, जीभ जो होता है ये मूर्धा को टच करने की कोशिश करता है, या मूर्धा के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद हमारा जो ध्वनि है वो औ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब हम औ बोलते हैं तो सबसे पहले आ की ध्वनि उसमें आती है, और आ के बाद फिर ओ में वो परिवर्तित होती है, और ओ में परिवर्तित होने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट होता है ध्वनि के तौर पर वो औ हमें सुनाई देता है। इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि औषधि हो गया, कौवा हो गया, पौधा हो गया, और ये शब्द हैं, जब हम इनको बोलते हैं तो हमें किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, तो औ ध्वनि सुनाई देती है। हमारा होंठ जो होता है वो गोलाकार हो जाता है। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हम ये डायग्राम के माध्यम से आ और ऊ को भी समझते हैं दोस्तों, कि आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। ये कैसे होता है दोस्तों, कि आ जब हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ जो होता है वो सामान्य स्थिति में होता है दोस्तों, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और जब हम ऊ के ध्वनि में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जब ऊ बोलते हैं तो हमारा मुख का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, हल्का सा गोलाकार हो जाता है। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, हल्का सा गोलाकार हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से। अब ये जब गोलाकार हो जाता है तो हमारे जीभ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मूर्धा को टच करने की कोशिश करता है। जो मूर्धा है यहाँ पर उसको क्या करने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है। और फाइनली हमें जब इन दोनों को जोड़कर जब हम एक साथ बोलते हैं तो हमें ओ की ध्वनि सुनाई देती है। ओ की ध्वनि हमें क्या होती है, सुनाई देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ओस हो गया, कोमल हो गया, शोर हो गया, तो इन सब में हमारा जो मुंह की जो आकृति होती है वो क्या होती है, इसमें लगभग ये गोलाकार होती है, और ओ की तरह हमें सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आ और ई में कैसे परिवर्तन होता है। जब आ बोलते हैं तो हमारा जीभ जो होता है इसमें भी सामान्य स्थिति में ही रहता है दोस्तों। जब ई बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जीभ जो होता है वो सामने आता है, और यहाँ पर हमें खिंचाव, जब हम ई बोलते हैं तो यहाँ पर खिंचाव हमें महसूस मिलता है, और जीभ जो होता है वो निचले वाले जो दांत है उनको टच करता है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जीभ जो होता है, निचले वाला जो दांत होता है, इनको टच करता है, और इसमें खिंचाव हमें महसूस होता है, और फिर हमें क्या मिलता है, एक ही ध्वनि प्राप्त होता है। इसको उदाहरण से अगर हम समझे, जैसे कि एकता हो गया, एहसास हो गया। आप वीडियो पॉज करके प्रयोग करके देख सकते हैं दोस्तों। आपको जीभ के नीचे निचले दांत में आपका जो जीभ है वो टच होगा और खिंचाव महसूस होगा। तो आज की वीडियो में
आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।